नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट और इम्पॉर्टेंट डेट से रिलेटेड करंट अफेयर जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए लेकर आ गया हूं। इसमें हम जुलाई के पहले वीक में जो भी करंट अफेयर बना है उनकी यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे, उसका स्टैटिक जानते हुए भी चलेंगे। जैसे कोई करंट अफेयर बनता है उसका स्टैटिक पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट होगा उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल करंट अफेयर की पहले सबसे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी जो भारत की महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्या इनिशिएटिव लिया गया है? वैसे आपको बता दूं, एनटीपीसी जो एनर्जी बनाती थी पहले, वो ज़्यादातर एनर्जी कोयला बेस होती थी, मतलब कोयले पर बेस एनर्जी ये बनाया करते थे। लेकिन अब आपको पता है भारत देश की ये मुहिम है और भारत देश ये चाहता है कि वो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए, मतलब कोल का कम से कम यूज़ वो अपने यहाँ पर करने को प्रोत्साहित कर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एनटीपीसी ने एनटीपीसी का एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है कि वो सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है अलग अलग राज्यों में भारत के। उसी में उसने तेलंगाना में एक अपडेट की है। क्या अपडेट की है कि तेलंगाना में भारत की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को इसने कमीशन कर दिया है। आपको बता दूं, ये भारत का लार्जेस्ट है जो कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट को इसने कमीशन किया है। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था केरला में 92 मेगावाट एनर्जी देने वाला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एनटीपीसी के ही द्वारा। लेकिन अब ये उसको पछाड़कर लार्जेस्ट हो चुका है, क्योंकि ये 100 मेगावाट की एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। याद रखिएगा, तेलंगाना में कहाँ पर? तो रामागुंडम एक जगह है, वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को इस एनटीपीसी ने कमीशन किया है। एनटीपीसी भारत की महारत्न कंपनी है। भारत के इस समय पर टोटल 11 महारत्न कंपनी है, जिसमें से एनटीपीसी भी एक है। एनटीपीसी को फॉर्म किया गया था 1975 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन लॉन्चिंग से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओपन किया है स्मार्ट कैंपस। कहां पर? तो बोस्ट इंडिया में। बोस्ट इंडिया कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में ये अवेलेबल है। वहां पर ही उन्हीं के कैंपस में स्मार्ट कैंपस को लॉन्च किया, ये कह सकते हैं ओपन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों ओपन किया है? क्योंकि भारत 75th एनिवर्सरी इस साल मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में भारत का मेन टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होना। भारत का मेन टारगेट है कि भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बने। जिससे क्या होगा? जिससे भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगी तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आएंगी भारत में उनको आसानी से सीखा जा सकता है, आसानी से उनका यूज़ किया जा सकता है। भारत अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है। उसी के उपलक्ष्य में बोस्ट इंडिया में स्मार्ट कैंपस को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे आपको बता दूं, ये बोस्ट इंडिया में स्मार्ट कैंपस क्या है? मतलब यहाँ पर स्मार्ट लोग रहेंगे? नहीं, यहाँ पर स्मार्ट कैंपस का मतलब ये है ज़्यादातर काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मोस्टली काम को करने की कोशिश की जाएगी इस कैंपस में। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मतलब ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, पहले ही आपको बता देता हूं कि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां कितनी हैं। तो इस समय पर 29 जून का ये डेटा है। ये मतलब आज तो 29 जून नहीं, आज जुलाई चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो डेटा मैं बोल रहा हूं ये 103 यूनिकॉर्न है इस समय पर भारत में। हो सकता है आगे चल के फिर बढ़ जाए। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी जिसका 1 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू हो, मतलब ऐसी स्टार्टअप जिसकी 1 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू हो, वो यूनिकॉर्न में आ जाता है। इस समय पर भारत में 103 यूनिकॉर्न है और माना जा रहा है
हुरून इंडिया के अकॉर्डिंग कि भारत में 122 यूनिकॉर्न अगले 2 से 4 सालों में डेवलप होंगे। बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है तो क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, इंडिया में 122 यूनिकॉर्न अगले 2 से 4 2 to 4 ईयर में डेवलप होंगी 25 सिटीज़ में। ये मानना है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट का। आपको पता है ये तरह तरह की रिसर्च करता रहता है, उसको पब्लिश करता है। भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ इसने भारत को दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और वैसे भी भारत में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स रिसेंटली के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं। हो सकता है ये जो डेटा इन्होंने दिया है ये सही हो जाए। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ से बात होगी, हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे। इंटरनेशनली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, यायर लापिद 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से इजराइल से जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इजराइल में कुछ भी अपडेट होता है तो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम में नफ्ताली बेनेट साहब प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा गया। अब यायर लापिड जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और आपको बता दूं ये पहले भी केयर टेकर के रूप में काम कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर, साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, ये न्यूज़ एजेंसीज से जुड़े हुए पर्सन भी हैं। अब इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखना है। और कौन से नंबर के हैं तो याद रखिएगा 14th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी रिसेंटली में एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा यह गया था कि जो बाइडन है, जो बाइडन कौन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन साहब कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अब उनका नंबर बहुत लोगों को याद नहीं है। आपको बता दूं उनका नंबर 46 था। बहुत लोगों ने मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन भी दिए हुए थे, 45, 46, 47, 48, तो कन्फ्यूज़न होकर बहुत लोगों ने गलत लगाया होगा। इसलिए याद रखिएगा, यायर लापिद 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बने हैं। इन्होंने जगह ली है नफ्ताली बेनेट की। इजराइल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी न्यू शेकेल है। इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन यूएस से ही रिलेटेड है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक वुमेन को, जिनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन, तो ब्लैक और ब्राउन को लिंक करके आप याद कर सकते हैं, दोनों कलर के नाम हैं जिससे आप इसको लिंक करके याद कर पाएंगे और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो केतांजी ब्राउन जैक्सन जिन्होंने शपथ ली है, अपॉइंटमेंट पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जो बाइडन के द्वारा, लेकिन अब इन्होंने शपथ ली है और ये पहली ब्लैक वुमेन बन गई हैं जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में अब काम करने वाली हैं। याद रखिएगा, जो बाइडन जी के द्वारा इनको अपॉइंट करवाया गया। तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट, और जो बाइडन का क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया 46 नंबर के ये प्रेसिडेंट है यूएसए के। यूएसए की बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर जिन्होंने शपथ ली है फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में, तो इनका नाम भी याद रखेगा, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर इनका नाम है और 70th नंबर के ये प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपींस के। फिलीपींस की बात करें तो मनीला यहाँ की कैपिटल है, करेंसी फिलिपिन पेसो है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूके ने 75th स्कॉलरशिप अनाउंस की है भारतीय स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए। क्यों की है आपको पता होगा, भारत को अपनी कॉलोनी के रूप में बना के रखा था यूके ने। अब भारत के ऊपर ये शासन कर रहे थे, 75 ईयर हो चुके हैं भारत को इन्हें छोड़े। उसी के उपलक्ष्य में, और भारत इसको काफ़ी ज़ोर शोर से मना भी रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यूके ने 75th स्कॉलरशिप दी है भारतीय स्टूडेंट को। ये स्कॉलरशिप अलग अलग फील्ड में एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर आकर 75 बच्चे पढ़ सकते हैं। वो जो स्टूडेंट हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, वो स्टेम के अंतर्गत आने चाहिए, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंतर्गत
आएंगे और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे अच्छा आर्ट्स वालों के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, जिसमें आपको बता दूं 18 स्कॉलरशिप वुमेन के लिए और बाकी जो बची स्कॉलरशिप हो जाएगी वो कोई भी ले सकता है, मोस्टली मेल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 75 स्कॉलरशिप यूके के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में भारत की, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले यूके के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूके की बात की जाए तो यूके यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का ये समूह है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड, ये 4 देशों से मिलकर यूके बनता है। इसकी कैपिटल लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। करेंसी पाउंड स्टर्लिन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेयर हैं कारों की रेस करते हैं, टोटल 150 रेस ये कर चुके हैं, लेकिन पहली रेस ये अब जीते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि मैं 150 टोटल रेस में पार्टिसिपेट अभी तक कर चुका था, मतलब ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट कर चुका था और ये मेरी पहली जीत है, इसीलिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कार्लोस सेंस इनका नाम है और ये फरारी चलाते हैं। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। याद रखना है, लुइस हैमिल्टन जो कि लास्ट टाइम इसको जीते थे वो ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इस साल वो ज़्यादा रेस में पार्टिसिपेट या तो नहीं कर रहे और या तो जीत नहीं पा रहे। आपको बता दूं, कार्लोस सेंस जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, फरारी चलाते हैं और इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इनकी ये पहली फार्मूला 1 की रेस है जो कि ये जीते हैं, ठीक है। चलिए इस साल की जो रेसें हुई हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर लें। तो टोटल 9 रेसेस हुई हैं, जिसमें से सबसे सक्सेसफुल प्लेयर कौन है, तो यहाँ पर एक मिस हो गई, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर टोटल 10 रेस हो चुकी हैं, जिसमें से 6 रेस तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई, ये रहे। 2 रेस चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीती गई, जो कि ये रहे। और एक इनमें से सर्जियो पेरेस के द्वारा जीती गई, कितनी हो गई, 9 हो गई। और जो अभी हुई है ब्रिटेन की जो ग्रैंड प्रिक्स, उसको किसके द्वारा किसने जीता है, सेज ने। क्या नाम याद रखना है, कार्लोस सेज। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। सेज कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से, फरारी चलाते हैं। और साल की पहली अगर ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स है, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। फरारी चलाते हैं और मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। इनकी पहली रेस। दूसरी रेस इन्होंने जीती ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। और एक रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता सर्जियो पेरेज ने। बाकी जितनी भी रेस है, ब्रिटेन वाली को छोड़कर, ब्रिटेन वाली को सेज ने जीता है। और बाकी जितनी भी रेस है उनको मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। मैक्स वर्स्टप्पन जो कि खुद अगर बात की जाए रेडबुल और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक रेस नहीं लिखी हुई है, वो 9th नंबर की लिख लीजिएगा, वो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स है। कनाडा की ग्रैंड प्रिक्स को किसके द्वारा जीता गया, मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ही जीत लिया गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह भारत के बैट्समैन नहीं है, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये सिर्फ बॉलर है और बॉलर के रूप में बहुत बेहतरीन बॉलर है। इतने बेहतरीन बॉलर हैं कि इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको कैप्टन बनाया गया है एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा के समय पर। मतलब रोहित शर्मा जी इस समय पर एब्सेंट है, मतलब इंजर्ड है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया गया। बहुत बेहतरीन बॉलर है, लेकिन इन्होंने बैट से भी कमाल दिखाया है। इंग्लैंड में भारत टेस्ट क्रिकेट टीम टेस्ट खेल रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने स्टॉट ब्रॉड एक उनके इंग्लैंड के बॉलर हैं, जिनके एक ओवर में अपने बल्ले से 29 रन बना दिए। वैसे उनके पूरे ओवर में 35 रन बने थे, जो कि वाइड नो बॉल से भी रन बने हैं, लेकिन 29 रन बैट से बनाए गए। इन्होंने
ये रिकॉर्ड बना दिया है कि अभी तक इनसे ऊपर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपने बैट से टेस्ट में एक ओवर में 29 रन बनाए हो। इनसे पहले कौन थे? ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के बेहतरीन प्लेयर थे, उन्होंने 28 रन बनाए थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह का नाम यहां पर टॉप पोजीशन पर है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ऐसे ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं तो मैं 100% श्योर हूं, अगर आप क्रिकेट को नहीं देखते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इनका नाम लगा पाए नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग मैंने देखी है भाई, सच में देखी है। आप भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने लगाया, मैंने हाईलाइट देखा था, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए। तो याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह इस समय पर भारत के कैप्टन हैं और इन्होंने बॉल से तो करते ही है कमाल, बैट से भी कमाल कर दिया है। एक ओवर में इन्होंने 35 रन बनाए हैं वाइट नो बॉल को मिलाकर, लेकिन अपने बल्ले से इन्होंने 29 रन बनाए और दुनिया में टेस्ट में सबसे ज़्यादा एक ओवर में रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन प्लेयर नीरज चोपड़ा डेली नए नए रिकॉर्ड बना देते हैं, डेली आपको नए नए रिकॉर्ड याद करने पड़ेंगे। आपको बता दूं, इन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया जेवलिन थ्रो करके, 89.98 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है और ये पिछले वाला रिकॉर्ड से ज़्यादा है। याद करना है, नीरज चोपड़ा का बेस्ट रिकॉर्ड ये बन चुका है लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ बनाया? डायमंड लीग खेल रहे थे वहाँ पर लेकिन इनको सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि ये इनके जो अगेंस्ट थे, मतलब इनके साथ जो compete कर रहे थे, उन्होंने 90 मीटर फेंक दिया था। लेकिन कोई बात नहीं। आपको बता दूं, डायमंड लीग जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी, डायमंड लीग जो है इसको 2010 से कराया जा रहा है और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 89.98 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी, आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक में जब चाइनीज़ कंपनी ने भारत का सपोर्ट करने से मना कर दिया, भारत को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया था, या भारत सरकार ने ही उसको हटा दिया था, उसके बाद अडानी स्पोर्ट्स लाइन ही आगे आया और उसने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत को स्पॉन्सर किया था। अब दोबारा से अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर करने की बात कही है और स्पॉन्सर करेगा। आपको बता दूं, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम जो कि इंग्लैंड में होने वाला है 2022 में, और होंगजू एशियन गेम्स जो कि चाइना में होने वाला है, होंगजू चाइना के एक शहर है, और पेरिस ओलंपिक गेम 2024 जो कि फ्रांस में होने वाला है, इन पर भी स्पॉन्सर अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा ही किया जाएगा। याद रखिएगा, अडानी स्पोर्ट्स लाइन भारत में स्पॉन्सरशिप कर रहा है अलग अलग गेम्स में, टोक्यो ओलंपिक, एशियन गेम्स, इन जैसे गेम्स में ये स्पॉन्सरशिप कर रहा है। आगे बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं और ग्रैंड स्लैम, मतलब ऑलमोस्ट ग्रैंड स्लैम ये जीत जाते हैं। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं और ये पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने चार होते हैं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। सीक्वेंस में नहीं बताया है लेकिन ये 4 होते हैं। इन चारों को इन्होंने 80 से ज़्यादा बार जीता है और ये ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं, मतलब 80 विंबलडन मैच जीतते ही ये ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने चारों के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से ज़्यादा मैचेस को जीत रखा है। ये अपने में रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैचों से ज़्यादा मैच जीते हैं और ऐसे ये पहले प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो चारों ग्रैंड स्लैम लिखे हुए हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रोलैंड क्या है भाई? रोलैंड बता दूं, इसको ही फ्रेंच ओपन कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फ्रेंच ओपन में 85 इन्होंने जीते दर्ज की, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82, यूएस में 81 और विंबलडन में 80। तो चारों ग्रैंड स्लैम में इन्होंने 80 से ज़्यादा जीते दर्ज की हैं, इसीलिए इनका नाम चर्चाओं में रहा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। 4 ही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम इनकी डिटेल भी जानेंगे।
तो सबसे पहले फैन कोड रवि शास्त्री जी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर फैन कोड ने रवि शास्त्री को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आपको बता दूं, फैन कोड की बात करें तो ये एम कॉमर्स एक कंपनी है और साथ साथ ये लाइव अपडेट देती रहती है, कोई मैच हो रहा है, कोई गेम हो रहा है उसकी। तो फैन कोड को अब ब्रांड एम्बेसडरी करी जाएगी रवि शास्त्री जी के द्वारा। रवि शास्त्री जी कौन है? ये भारतीय क्रिकेट टीम मेल के पूर्व कोच रहे हैं, फॉर्मर कोच रहे हैं। याद रखना है, इस समय पर भारत के जो मेन की टीम है, भारत की जो क्रिकेट की मेन की टीम है, उसमें राहुल द्रविड़ इस समय पर कोच है। रवि शास्त्री जी की उन्होंने जगह ली थी। तो रवि शास्त्री जी फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, और इसकी डिटेल शायद इतनी ज़रूरी है भी नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर। सिंगापुर से बिलोंग करते हैं टी राजा कुमार, जो कि FATF के प्रेसिडेंट बने हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। याद रखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर आया है, मतलब न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल अगली वाली स्लाइड्स में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, उसके चेयरमैन बने हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, गेल के बारे में थोड़ा हमको जानना चाहिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। के वेणुगोपाल दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं इनको अटॉर्नी जनरल के रूप में अगले 3 महीनों के लिए। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे बड़ा वकील भारत का, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वकील कौन है, तो अटॉर्नी जनरल, जो कि इस समय पर के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि भारत सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, पहले है टी राजा कुमार, सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। याद रखना है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पहले कौन प्रेसिडेंट थे, तो मार्कस प्लेयर, अब टी राजा कुमार। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। FATF का काम क्या होता है? अगर कोई भी देश मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेररिज्म को पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर निगरानी रखता है और उसको रेटिंग देता है। अब जैसे इस समय पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, जिससे क्या हो रहा है, उसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सब कोई चाहता है कि FATF की जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, उसमें कोई कंट्री ना आए। अगर वो आ जाती है तो दिक्कत उसको लोन लेने में हो जाती है, और ऑलमोस्ट अधिकतर देश क्या करते हैं, अपने जो खर्चे हैं वो लोन से ही प्राप्त करते हैं। भारत भी काफ़ी लोन लेता है और काफ़ी लोन चुकाने में पैसा जाता है। अगर आप भारत की डिटेल जानेंगे तो समझ आएगा। FATF की बात की जाए तो FATF को फाउंड किया गया था 1989 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अगले चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता जी इसके अगले चेयरमैन बने हैं, और याद रखना है मनोज जैन की जगह इन्होंने ली है। गेल की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, महारत्न कंपनी है भारत की, और इसको फाउंड किया गया था 1984 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, के वेणुगोपाल जी, जो कि रीअपॉइंट हुए हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में। आपको बता दूं, अगले 3 महीने तक ये अटॉर्नी जनरल रहेंगे, और इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनके ऊपर जो किसको चुना जाए, कौन हमारा अटॉर्नी जनरल होगा, शक्तियां क्या होंगी इनकी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 76 में लिखी हुई हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं, उनकी इच्छा होती है, जब तक उनको करना हो तब तक कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होती है, वो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद में कहीं पर भी वो बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ की जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं हमारी कंट्री के। अगर आपसे स्टेट के रूप में मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वकील कौन होंगे, तो एडवोकेट जनरल होंगे। याद रखना है, स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, एडवोकेट जनरल। कंट्री में कौन होता है, अटॉर्नी जनरल।
अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल को गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 165 के अंतर्गत। एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो ये गवर्नर जब तक चाहेंगे तब तक इनको पद पर रखेंगे। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट साहब जब तक चाहेंगे तब तक इनको पद पर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट डेज की चर्चाएं कर लेते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो जैसे 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 हमने ऑब्जर्व किया। मतलब प्लास्टिक को कम यूज़ करें, प्लास्टिक को ना यूज़ करें, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे इसके ख़राब इम्पैक्ट हैं जो कि यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं अगला डे है वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे 2 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया। याद रखना है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें, अगला डे है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये हमने 2 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया। वैसे आपको बता दूं कोऑपरेटिव्स की इस समय पर मिनिस्ट्री भी चल रही है जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लीड की जा रही है। याद रखना है कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को 2 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया। इसका एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। याद रखना है। नेशनल डॉक्टर्स डे हमने 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जो कि डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ये इसकी थीम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हमने 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जो कि किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। मैं हटा देता हूं, देख लीजिए आप। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चंस का कंटेंट अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, एटलीस्ट रिकमेंड करना है जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। और आपको अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इम्प्रूवमेंट करने की हम भरसक कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।